हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं आपकी निर्मला टीचर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ नया चैप्टर लेकर। आज हम क्लास 8वीं यानी 8th में हिंदी विषय पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 मधुवन। कौन सा पढ़ेंगे? मधुवन। ओके बच्चों, मधुवन किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराग वर्मा द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? अनुराग वर्मा द्वारा। अभी मधुवन पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर में हर हमेशा इस चीज की ओर बहुत फोकस करती हूँ। कभी भी चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं उसके राइटर या पोएट कौन है हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी अनुराग वर्मा जी का हम परिचय करेंगे। पहले पाठ परिचय करना जरूरी है, उसके बाद ही हम पाठ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। कौन सा लेखन किया है? विपुल। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आपकी हिंदी जाने माने लेखक है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। उनकी बहुत ज्यादा पहचान है हिंदी के क्षेत्र में उनकी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेकाबी से उत्तर दिए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वर्मा जी ने इनके आंसर दिए हैं। तो इस पाठ में शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ इस पाठ का सारांश बच्चों। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। ठीक है, साक्षात करना हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है यानी विधि है। इसमें साक्षात्कारता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया गया। किसका लिया गया? डॉक्टर राज राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा हैं। कौन है इस पाठ के लेखक? अनुराग वर्मा। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीतिक आदि से संबंधित उनके विचार से पाठक अवगत होता है। मतलब हम सभी लोग उससे अवगत होंगे। ये जब पाठ पढ़ेंगे हम तभी जाके हम इससे अवगत होंगे बच्चों। तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुवन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहा था। अनुराग जी क्या बोल रहे हैं? सुबह का समय था और डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित, प्रयाग एक स्टेशन जगह का नाम है, उधर के स्टेशन के नजदीक में मधुवन की ओर रफ्तार से चल रहा था। कौन बता रहे हैं? अनुराग वर्मा जी। क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। उनसे अपॉइंटमेंट ली गई थी 10 o'clock की मिलने की। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बहुत सारे उत्सव में, संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा चित्र, बहुत सारे विशेषज्ञ लोग बैठ के उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं यानी संगोष्ठी करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने विभिन्न उत्सव में उनको बहुत सारे सम्मेलनों में चर्चा करते हुए देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। वो क्या बोल रहे हैं? पहली बार इतने नजदीक से मुलाकात करने का मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। किसका? विचारों का ज्वार उठना यानी तूफान, तूफान आना। बहुत सारे क्वेश्चनिंग होते हैं ना हमारे माइंड के अंदर। वो क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अनुराग वर्मा जी बोल रहे हैं। बहुत सारे विचारों का ज्वार उठ रहा था यानी उफान उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। अभी हम किसी न्यू पर्सन से हम मिलने जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम अपने दिमाग में एक थिंकिंग बना लेते हैं। वह व्यक्ति ऐसा दिखता होगा, ऐसा बोलेगा। वैसे ही यहाँ पे अनुराग वर्मा जी के साथ हो रहा है। मनीषी यानी विद्वान। वह
किससे मिलने जा रहे हैं? राजकुमार वर्मा जी से। तो वो अनुराग वर्मा जी सोच रहे हैं कि वो मनीषी यानी विद्वान कैसे होंगे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। वो क्या बोल रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर चल रहे थे, बहुत सारा तूफान मेरे दिमाग में आ रहा था, फिर भी उन्होंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। अभी वो हिम्मत जुटा रहे थे उनके घर पे जाने की, तो उन्होंने बहुत ही साहस से उनके दरवाजे की बेल बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, "क्या आप अनुराग जी हैं?" उनके घर का नौकर आया, राजकुमार वर्मा जी के घर का नौकर आया, उन्होंने दरवाजा खोला और बोला, "क्या आप अनुराग जी हैं?" मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया, उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया। ड्राइंग रूम यानी बच्चों बैठक रूम होता है, ठीक है? जिसमें मेहमानों को बैठाया जाता है। और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। वो नौकर चले गया, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ जाओ। इतने में देखा कि डॉक्टर साहब आ गए। इतने में डॉक्टर साहब आ गए, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। उन्होंने आते ही सीधे क्वेश्चन किया, अनुराग जी कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। वो क्या बोले? जो आपके अंदर प्रसंग है, वो सबके बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके जीवन से जो संबंधित घटनाएँ हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। मुलाकात मतलब बच्चों भेंट। ठीक है, वो भेंट करने आए हैं उनसे, मुलाकात करने आए हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, "अच्छा तो फिर पूछिए।" डॉक्टर साहब ने क्या बोला? "अच्छा तो फिर पूछिए।" अभी प्रश्न कौन करेंगे? अनुराग जी ने प्रश्न किया, "डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे, जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो।" वो क्या बोल रहे हैं? आपके जीवन की जो काव्य रचना की शुरुआत हुई थी, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? इस बारे में, इस प्रसंग यानी इस टॉपिक के बारे में बताने का कष्ट करें, जिससे क्या हुआ आपके जीवन में पूरा चेंज आ गया। उत्तर कौन दे रहे हैं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नाम क्या था? रामकुमार वर्मा जी। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। पहले तो मेरे मन में जीवन में जो समाज के अंधविश्वास की व्यवस्था के प्रति विद्रोह, जो समाज में अंधविश्वास चलता है ना बच्चों, उसके प्रति उनको विद्रोह आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनके माइंड में पहले ही उदित हो चुका था, यानी उजागर हो चुका था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 साल का था, यानी 15 एंड हाफ ईयर्स, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उन्होंने किसमें भाग लिया? 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष, मतलब उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं थे, तो भी उन्होंने उसमें बहुत सारी समस्याएं घटित हो रही थी, फिर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। उस समय वो क्या बोल रहे हैं, रामकुमार वर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता था। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर से कौन आए? मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। उन्होंने क्या बोला? गांधी जी ने क्या बोला है? बोला, बताया किसने? मौलाना शौकत अली साहब ने। गांधी जी ने क्या कहा है? अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या बोला? है कोई माई का लाल जो कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये किसने बोला? मौलाना शौकत अली साहब ने। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। फिर रामकुमार वर्मा जी क्या बोले? मैंने भी अपनी मम्मी के आगे, माँ यानी मम्मी माता, उनके आगे बड़े ही अच्छे तरीके से क्या बोला कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से, मतलब सॉफ्टली,
उन्होंने क्या बोल दिया, मैं स्कूल न जाने की घोषणा कर दी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते हैं, मैं आ गए। अभी क्या सकते में आ गए, मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बोल रहा है हमारा बेटा, हमारा बच्चा, ये क्या बोल रहा है। बात बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अभी बात भी अजीब थी कि क्योंकि वो किसके बेटे थे, डिप्टी कलेक्टर के। तो उनका लड़का ऐसे स्कूल ना जाने का विद्रोह करेगा तो सबको आश्चर्य तो होगा ही। लोगों ने बहुत समझाया, सभी लोगों ने मिलके बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। सभी लोगों ने मिलकर बहुत समझाने की कोशिश करी, और क्या बोला कि तुम्हारे पिता इतने अच्छे पोस्ट में हैं, तो तुम ऐसा क्यों काम कर रहे हो। और फिर भी राम कुमार वर्मा जी घर से निकल पड़े, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। उनको गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। वो क्या बोले, सर्वप्रथम उन्होंने सत्य, सच्चाई के लिए और देश के लिए विद्रोह किया। सत्य बोलना चाहिए और असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने विद्रोह कर डाला। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। तभी वो कितने साल के हो चुके थे, 16 इयर्स के। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर के प्रभात फेरी भी किया करता था। और वह राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो भारत का ध्वजारोहण है, झंडा है, उसको लेकर वह प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात सन 1921 की ही है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। वो क्या बोल रहे हैं, उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। वो क्या बोल रहे हैं, यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। फिर प्रश्न किया किसने, अनुराग वर्मा जी ने। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। उन्होंने क्या बोला, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। उत्तर में, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। हिंदी प्रेमियों ने उनको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। और क्या बोले, उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1925 में उन्होंने 12th की एग्जाम पास किए। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उसके बाद उन्होंने उसके आगे की ग्रेजुएशन के लिए किधर प्रवेश लिया, प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया। विश्वविद्यालय यानी बच्चों यूनिवर्सिटी। कौन सी क्लास के लिए, फिर उन्होंने, मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने उधर से ग्रेजुएशन किया, उधर उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यानी साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा कि डॉक्टर साहब अपने अतीत में खोने लगे। मैंने पुनः सवाल किया। उसके बाद फिर से अनुराग वर्मा जी ने क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन था बच्चों, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब, प्राय यानी अक्सर मैंने देखा है लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। मतलब बच्चों, लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है, मतलब व्हाट, क्या होगा, मुझे कौन बताएगा। लौकिक प्रेम पारलौकिक में बदल गया है, मतलब उनका जो प्रेम है, कवियों एवं लेखकों के जीवन में जो प्रेम है वो और ज्यादा गहराई में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या सत्य है, उन्होंने पूछा। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम करना मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, प्रेम बहुत ही एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। वो क्या बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, राम कुमार वर्मा जी। कभी उनकी शादी हुई 1926 में, और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे
सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। उन्हें अब सात्विकता एवं नैतिकता से, मतलब गृहस्थी के कार्य से और जो भी कार्य रोजमर्रा की जिंदगी है उससे उन्हें प्रेम होने लगा। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उन्होंने अभी गृहस्थ जीवन तो वो कर लिया, लेकिन वो सात्विकता यानी सच्चाई का जीवन जी रहे थे। उसके कारण उन्होंने क्या करा, कबीर का रहस्यवाद लिखना शुरू कर दिया। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। उन्होंने क्या बोला, मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं, मतलब उजागर हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। उन्हें हर हमेशा बचपन से ही, छोटे थे जब भी से उनको अभिनय करने का, बड़े बड़े कार्य करने का बहुत ज्यादा शौक था। अभिनय यानी जैसे एक्टर्स है, एक्टिंग करता है, तो उनको भी किसी प्रकार का अभिनय करने का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करते थे। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, वो क्या बोल रहे हैं, मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी डॉक्टर साहब ने बोला, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज ही राजनीति में स्थिरता का अभाव है। मतलब समानता नहीं रहती राजनीति में, तो स्थिरता एकदम, स्थिरता जगह रहती है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर ही रहने की कोशिश करी। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। वो क्या बोले, फिर भी मैं किस किस से मिल चुका हूँ, नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से और मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी हुआ है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वह क्या बोला, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। वह एक साहित्यकार हैं बोल रहे हैं, और मैं साहित्य चिंतन यानी साहित्य जो लेखनी लिखनी है, कविताएं लिखनी है या स्टोरी लिखनी है, उसमें ही अपना विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। और वह टाइम के यानी समय के बहुत पक्के थे। उन्होंने अपनी वॉच देखी, घड़ी यानी वॉच देखी और क्या बोले, मुझे 11:30 मतलब 11:30 को किसी कार्य से बाहर जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उसके बाद उन्होंने एक कुशल अभिभावक मतलब अपने से बड़ों की भांति विदा किया, आशीर्वाद दिया और विदा किया। ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थोड़े कठिन शब्द हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, यानी चर्चा करने के लिए जो इकट्ठा होते हैं ना। असहयोग मतलब इसमें भी दिए थोड़े बहुत, मैं खुद से ही बता। असहयोग मतलब किसी से किसी काम में सहयोग न करना, न मिलना। व्यवधान मतलब बाधा आना। ज्वार उठाना मतलब विचारों की हलचल उत्पन्न हो जाना। सख्ते में आना, घबराना या कि भयभीत होना। तालीम यानी बच्चों शिक्षा या उपदेश देना। नुस्खा मतलब उपाय, उक्ति। प्रभात फेरी, प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर में जाना। अंतर्गत यानी भीतर समाया हुआ। मंगलाचरण मतलब शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं उससे पहले मांगलिक कार्य करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की शादी हो रही है तो सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश पूजा की जाती है। हल्दी प्रोग्राम फिर रखा जाएगा, फिर संगीत का प्रोग्राम। ऐसे ही कुछ भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण, अच्छे आचरण करने चाहिए। आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। तो जिस किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।